नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करते हैं ट्रेड थियरी के बारे में, है ना। इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं 5 मॉड्यूल तक। आज हमारा 6वां मॉड्यूल चलेगा सोल्डरिंग और डीसोल्डरिंग के बारे में, है ना। उसमें हम लोग पढ़ेंगे सोल्डरिंग क्या होती है, तारों की सोल्डरिंग कैसे करते हैं, है ना। सोल्डरिंग आयरन वगैरह क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, है ना। तो बना लीजिए अपना मॉड्यूल नंबर क्या है। मॉड्यूल नंबर है हमारा 6, है ना। नया मॉड्यूल है, इसका नाम होगा सोल्डरिंग और डीसोल्डरिंग, सोल्डरिंग या डीसोल्डरिंग और विभिन्न स्विच। ठीक है, तो उसके बारे में ये हमारा मॉड्यूल है, हम लोग पढ़ेंगे इसमें एक एक करके। इसमें है पहला हमारा तारों की सोल्डरिंग, है ना। मान लीजिए फर्स्ट टॉपिक बना लीजिएगा अपना, क्या है हमारा, तारों की सोल्डरिंग, सोल्डरिंग ऑफ वायर, है ना। ऐसा आप लोग नोट्स में अपना बना लेना। अब इसमें क्या क्या है हम लोग देखते हैं। नीड ऑफ सोल्डरिंग है ना। इसमें पहला हमारा सोल्डरिंग की आवश्यकता, है ना। सोल्डरिंग की आवश्यकता क्यों होती है, मान लीजिए कोई भी कंपोनेंट को जोड़ना होता है तो हम लोग सोल्डरिंग करते हैं, है ना। तो इसमें हमारा बोल रहा है कि एक विद्युत जॉइंट की आवश्यकताएं, है ना। विद्युत जॉइंट की क्या आवश्यकताएं होती हैं उसको बारे में हम लोग देखते हैं। पहला हमारा विद्युत जॉइंट को धारा के प्रवाह के लिए आदर्श रूप से शून्य प्रतिरोध या न्यूनतम प्रतिरोध पथ प्रदान करना चाहिए, है ना। तो हमारा जो विद्युत जॉइंट है ना, उसको ऐसा होना चाहिए कि उसका प्रतिरोध क्या हो, 0 हो, या एकदम क्या हो, न्यूनतम प्रतिरोध हो, ताकि जो हमारा सर्किट है, जो हमारा लाइन है, उसमें करंट आसानी से फ्लो कर सके, है ना। दूसरा है हमारा कि टर्मिनित विद्युत जॉइंट इतना मजबूत होना चाहिए कि वह कंपन, शारीरिक आघात, धक्कों आदि का सामना कर सके बिना जॉइंट की गुणवत्ता और मजबूती को कोई नुकसान पहुंचाए, है ना। तो जो हमारा टर्मिनित विद्युत जॉइंट है ना, जो हमारा विद्युत जॉइंट है जिसको हम लोग जोड़ते हैं, वो हमारा इतना मजबूत होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए कि कंपन, शारीरिक आघात, धक्का आदि का सामना कर सके, है ना, बिना जॉइंट की गुणवत्ता या मजबूती को ब्रेक किए हुए या खराब किए हुए, है ना। मान लीजिए इसको कई झटका लग जाता है, कई बार कंपन हो जाता है, तो हमारा जो विद्युत जॉइंट है वो टूटना नहीं चाहिए, है ना, बिना उसकी गुणवत्ता को खराब किए हुए, है ना। यानी उसकी गुणवत्ता को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तीसरा है हमारा विद्युत जॉइंट प्रतिकूल वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण जंग और ऑक्सीकरण का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। तो हमारा जो विद्युत जॉइंट है उसको क्या है, वायुमंडलीय के प्रति अनुकूल होना चाहिए, है ना। अनुकूल परिस्थितियां, मान लीजिए परिस्थितियां कैसी भी हो, है ना, उसके कारण उसमें जंग नहीं लगना चाहिए और उसका ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए, यानी विद्युत जॉइंट इतना अच्छा होना चाहिए। आगे है एक विद्युत जॉइंट का उपयोग सभी आवश्यकताओं को सोल्डर जोड़ बनाकर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, जो भी ये विद्युत जॉइंट की आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं को हम लोग एक सोल्डर जोड़ बनाकर क्या कर सकते हैं, इसको प्राप्त कर सकते हैं। यानी विद्युत जॉइंट की ये आवश्यकताएं होती है। पहली आवश्यकता क्या है कि ऐसा विद्युत जॉइंट होना चाहिए ताकि वो धारा को आसानी से प्रवाहित कर सके, यानी उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, विद्युत जॉइंट का एकदम न्यूनतम होना चाहिए। दूसरा है हमारा, उसको मान लीजिए विद्युत जॉइंट को धक्का लगे या झटका लगे या उसको कहीं वाइब्रेशन हो, कंपन हो, तो उसको टूटना नहीं चाहिए, उसको गुणवत्ता खराब नहीं होनी चाहिए। तीसरा है हमारा, जो हमारा विद्युत जॉइंट है वो जंग रोधक होना चाहिए, उसमें रस्ट नहीं लगना चाहिए और उसका जोड़ का ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, है ना। ये सब हमारे क्या है, होने चाहिए उसके विद्युत जोड़ के क्वालिटी है। अब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सोल्डर जोड़ का उपयोग करके उसको हम लोग प्राप्त करते हैं। अब इसमें है पहला हमारा सोल्डर। ठीक है, सोल्डर क्या है, बोले कि सोल्डर जॉइंट में सोल्डर सामान्यतः टिन और लेड धातुओं का मिश्रण होता है ना। तो जो सोल्डर होता है वो सोल्डर जॉइंट में हमारा एक पदार्थ होता है जो लेड और टिन से मिलकर बनाया जाता है, उसका मिश्रण से बना जाता है। लेड और टिन दो धातु होती हैं, है ना, उसका क्या होता है, मिश्र धातु होता है। इसे एक निश्चित तापमान पर पिघलाने के लिए बनाया जाता है ना। तो इसको ऐसा बनाया जाता है कि एक निश्चित तापमान पर क्या हो, ये पिघल जाता है। आगे यह विद्युत चालन के लिए एक सतत न्यूनतम प्रतिरोध धातु पथ बनाने के लिए कनेक्शन या संयोजन के हिस्से के बीच पूरक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो क्या है, ये विद्युत चालन के लिए, है ना, इसमें विद्युत चालन के लिए क्या होता है, जो हमारा प्रतिरोध होता है वो न्यूनतम होता है एकदम, है ना। या न्यूनतम प्रतिरोध के साथ धातु की एक पथ बनाने में क्या करता है, मदद करता है ना। और जो हिस्सों के बीच में क्या है, दो हिस्सों के बीच में क्या है, ये जोड़ या पूरक के रूप में कार्य करता है। आगे सोल्डरिंग में चूंकि सोल्डर द्वारा धातु की सतह को गीला किया जाता है, एक जटिल रासायनिक अभिक्रिया सोल्डर को धातु की सतह से जोड़ती है ना। तो क्या है कि सोल्डरिंग में क्या होता है, चूंकि सोल्डर द्वारा क्या किया जाता है, धातु की सतह को हम लोग गीला करते हैं, है ना। फिर एक क्या होता है, जटिल रासायनिक अभिक्रिया सोल्डर को धातु की सतह पर क्या करती है, जोड़ती है।
आगे बोल रहा है कि जो सोल्डर है उसमें जो उसके अंदर में जो होता है हमारा टिन पदार्थ होता है वो क्या है, पूर्ण रूप से नए मिश्र धातु की एक परत बनाने के लिए धातु की सतह के साथ क्या होती है, फैलती है ना। तो मान लीजिए जब उसको हम लोग पिघलाते हैं तो जो उसके अंदर में टिन होता है वो क्या करता है, जो अन्य धातु होती है जिस पर हम लोग पिघलाते हैं उसके साथ मिश्र धातु बनाने के लिए उसकी सतह पर क्या होता है, अच्छे से फैल जाता है। आगे है, इस प्रकार बनी मिश्र धातु एक संरचनात्मक एक संरचना संगठक धातुओं के समान ही होगी और उनके धात्विक गुण और मजबूती बने रहेंगे, है ना। तो इस प्रकार से जो मिश्र धातु बनती है वो मजबूत होती है और उसका जो संरचना संगठक होता है वो धातुओं के समान ही होती है और उनका धात्विक गुण क्या होता है, बना रहता है और उसमें मजबूती भी होती है ना। अगला है इसमें हमारा सोल्डरिंग और सोल्डरिंग आयरन, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं सोल्डरिंग और सोल्डरिंग आयरन क्या होता है। बोल रहे कि सोल्डरिंग करते समय सोल्डरिंग आयरन का उपयोग करके जोड़ की धातु की सतहों के बीच सोल्डर को पिघलाया जाता है ना। जो हमारा सोल्डरिंग आयरन होता है उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, सोल्डर को किसी भी जोड़ पर क्या करते हैं, उसके बीच में हम लोग पिघलाते हैं, है ना। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है सोल्डरिंग का, जो चित्र नंबर 1 है ना। ये हमारा क्या है, सोल्डरिंग आयरन का क्या है चित्र है, इसको अच्छे से देख लेना। हाँ, इस चित्र में क्या है हमारा, एक इंसुलेटेड हैंडल है ना, प्लग है, मेन कोर या मेन वायर है हमारा, और उसके बाद है हमारा सोल्डरिंग टिप है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो सकता है, ये है हमारा हमारा है ये इंसुलेटेड हैंडल है और ये हमारा मेन वायर है ना। और यहाँ पे क्या है हमारा, ये प्लग है और इसका क्या है, ये सोल्डरिंग टिप है, ठीक है। तो सोल्डरिंग टिप होती है जो वो अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग यूज के हिसाब से हम लोग उसको अलग अलग बनाते हैं, है ना। तो चित्र आपने देख लिया अच्छे से, इसको अच्छे से देख लेना, है ना, ज्यादा कुछ है नहीं। बोला कि चित्र में दिखाया गया है सोल्डरिंग आयरन क्या है, एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, आवश्यक हीट उत्पन्न करने के लिए करते हैं। सोल्डरिंग आयरन एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग सोल्डरिंग करने के लिए आवश्यक हीट उत्पन्न करने के लिए किया जाता है ना। तो इसका उपयोग से हम लोग क्या करते हैं, आवश्यक हीट देते हैं किसी भी चीज को जोड़ने के लिए। आगे है, विभिन्न वाट क्षमता रेटिंग के सोल्डरिंग आयरन 10 वाट से शुरू होकर 150 वाट से अधिक तक व्यावसायिक रूप में उपलब्ध है ना। तो जो हमारा सोल्डरिंग आयरन होता है ये 10 वाट से लेकर 150 वाट तक के व्यावसायिक रूप में उपलब्ध होता है, यानी इसका वाट रेंज क्या है, 100 से लेकर के 110 से लेकर के 150 वाट तक सोल्डरिंग आयरन हमको मार्केट में मिलता है। आगे सोल्डरिंग घटकों के प्रकार, आकार और उष्मा संवेदनशीलता के आधार पर सबसे उपयुक्त वाट क्षमता वाले सोल्डरिंग आयरन का चुनाव करना चाहिए, है ना। तो जो हमारे सोल्डरिंग घटक हैं उसके प्रकार के आधार पर और उष्मा की संवेदनशीलता के आधार पर सबसे उपयुक्त प्रकार का सोल्डरिंग आयरन हमको उपयोग करना चाहिए ताकि हमारा काम जो है हो सके। इनमें से अधिकांश सोल्डरिंग आयरन 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी मेन पावर सप्लाई पर काम करते हैं, है ना। तो जो है जो हमारे सोल्डरिंग आयरन होते हैं वो मैक्सिमम क्या है हमारे सब 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज की एसी सप्लाई पर कार्य करते हैं। विशेष प्रकार के आयरन जो डीसी आपूर्ति पर भी कार्य करते हैं, है ना। कुछ सोल्डरिंग आयरन ऐसे होते हैं जो क्या है डीसी पावर सप्लाई पर भी काम करते हैं। आगे है सोल्डरिंग संवेदनशील अवयव, सोल्डरिंग करने के लिए तापमान नियंत्रक सुविधा वाली सोल्डरिंग आयरन का उपयोग किया जाता है। इन्हें सोल्डरिंग स्टेशन के रूप में जाना जाता है ना। तो क्या है कि सोल्डरिंग संवेदनशील अवयव यानी कुछ होते हैं जो सोल्डरिंग संवेदनशील कंपोनेंट होते हैं, सोल्डरिंग करने के लिए ताप नियंत्रक सुविधा वाली सोल्डरिंग आयरन का उपयोग किया जाता है, इन्हें सोल्डरिंग स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो सोल्डरिंग स्टेशन एक ऐसा हमारा सिस्टम होता है जिसके अंदर क्या है वो कंपोनेंट की ताप संवेदनशीलता पर काम करता है। कंपोनेंट अगर ज्यादा टेम्परेचर लेने वाला होगा तो वो तो क्या करेगा, उसके टेम्परेचर को कम कर सकता है ना। तो उस माहौल को बनाने के लिए एक हमारे पास होता है सिस्टम जिसको बोला जाता है सोल्डरिंग स्टेशन के रूप में हम लोग जानते हैं। अगला इसमें हमारा सोल्डरिंग आयरन टिप, है ना। क्या है हमारा सोल्डरिंग आयरन टिप। अब जो सोल्डरिंग आयरन होता है उसके सामने एक टिप लगी होती है, वही टिप क्या होती है हमारी गर्म होती है, वही टिप क्या होती है सोल्डर को हमारे पिघलाती है ना। तो बोला है कि उसके टिप क्या है, अलग अलग प्रकार से होते हैं, देखते हैं। सोल्डरिंग आयरन विभिन्न प्रकार के टिप आकार और आकृति में डिजाइन किया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, नीचे चित्र है ना। तो सोल्डरिंग आयरन विभिन्न प्रकार के टिप के अलग अलग आकार हैं, अलग अलग उसके प्रकार, आकृति और डिजाइन है। बोला कि सोल्डरिंग आयरन और उपयोग करने के लिए टिप सोल्डरिंग के लिए जोड़ की प्रकृति पर निर्भर करता है, कि जो हमारा सोल्डरिंग आयरन है और उपयोग करने के लिए जो टिप है वो सोल्डरिंग के लिए जोड़ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो हमारा सोल्डरिंग आयरन और जो उसका टिप हो गया वो हमारे जोड़ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि जोड़ हमारा कैसा है, पतला वाला है, चौड़ा वाला है, मोटा वाला है, इस तरह से। आगे है
अच्छी गुणवत्ता वाले टाँका सोल्डर ज्वाइंट प्राप्त करने के लिए सोल्डरिंग आयरन और टिप का उचित चयन महत्वपूर्ण है ना। अगर आपको अच्छी गुणवत्ता वाला टाँका लगाना है या सोल्डरिंग करना है तो उसके लिए क्या है हमारे पास क्या है सोल्डरिंग आयरन और उसका टिप का चयन क्या है अच्छे से होना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उसका चयन हमको अच्छे से करना है। आगे प्रभावी ढंग से सोल्डर करने के लिए सोल्डरिंग आयरन की टिप हर समय साफ रखना चाहिए। ठीक है, अगर उसको अच्छे से हमको क्या करना है सोल्डरिंग करना है तो जो हमारा सोल्डरिंग आयरन है उसकी टिप यानी उसकी नोक को हमको क्या करना है कि हमेशा साफ सुथरा रखना है। आगे हमारा क्या है सोल्डर के प्रकार है ना। क्या हमारे सोल्डर के प्रकार उसको हम लोग देख लेते हैं। सोल्डर के प्रकार में क्या है सोल्डर कई रूपों में उपलब्ध है। चुनाव सोल्डरिंग के प्रकार पर निर्भर करता है ना। वायर टाइप सोल्डर कम वाट क्षमता वाले सोल्डरिंग आयरन का उपयोग करते हुए हैंड सोल्डरिंग कार्य के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सोल्डर है। ठीक है, तो क्या है कि वायर टाइप सोल्डर कम वाट क्षमता वाले सोल्डरिंग आयरन होते हैं जिनका उपयोग हम लोग करते हुए हैंड सोल्डरिंग कार्य के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल करते हैं, यानी हाथ से इस्तेमाल करने के लिए कम वाट वाले जो हमारे सोल्डरिंग आयरन होते हैं उसका हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। आगे है बाजार में क्या है कि उपलब्ध सोल्डर में टिन बोल रहा है कि बाजार में उपलब्ध सोल्डर में टिन लेड का अनुपात अलग अलग हो सकता है। सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में सोल्डरिंग कार्य 60% टिन और 40% लेड वाला सोल्डर सबसे महत्वपूर्ण होता है ना। तो जो हमारे सोल्डर होते हैं उनके लेड और टिन के अनुपात के हिसाब से अलग अलग आते हैं, लेकिन जो सामान्यतः हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को जोड़ने के लिए वो जो हमारा सोल्डर होता है वो 60 और 40 के रेशियो में होता है। ये इंपॉर्टेंट है 60 और 40 है ना। तो टोटल कितना हो गया 100% हो गया जो भी हमारा सोल्डर बनेगा। ठीक है, ये सोल्डर है हमारा 100% का है। अब इसमें 60% होता है हमारा टिन होता है और 40% हमारा क्या होता है लेड होता है। ठीक है, तो लेड और टिन से मिलकर हमारा क्या बना जाता है सोल्डर बना। ये सबसे उपयुक्त होता है, इसको हम लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं है ना। तो इसके इस परसेंटेज के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं इस सोल्डर को आमतौर पर 60-40 सोल्डर भी कहा जाता है। आप मार्केट में जाइएगा दुकान पर तो बोलिएगा 60-40 का सोल्डर दे दीजिएगा तो आपको दे देगा है ना। इस सोल्डर को विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कार्य के लिए आवश्यक उच्च गुणों के लिए विकसित किया गया। ठीक है, इस सोल्डर को विकसित किया गया है खाली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को जोड़ने के लिए या इलेक्ट्रॉनिक कार्य को करने के लिए है ना। अब देखो यहाँ पर चित्र में दिखाया गया था हमारा जो हमारे सोल्डरिंग आयरन है उसके अलग अलग टिप होते हैं है ना। ये क्या हमारा पिरामिड टाइप का है, जैसा पेंसिल होता है हमारा, ये कोनिकल है कोन जैसा है। उसके बाद ये है राउंड बेबल है ना, ये इसका टिप है राउंड बेबल आकार का। तो ये हमारा चीजल टेपर। ठीक है, चेजल टेपर आकार का क्या है हमारा पिन है यानी टिप है उसका। आगे है ये कोनिकल विद बेबल टिप है ना, कोनिकल भी है और क्या है बेबल भी है ना, दोनों एक साथ ही है। तो ये क्या है अलग अलग प्रकार के हमारे सोल्डरिंग आयरन के टिप हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला है हमारा सोल्डरिंग फ्लस्क। सोल्डरिंग फ्लस्क क्या होता है अधिकांश धातुओं की सतह पर एक सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत बन जाती है ना। जिस दर पर ऑक्साइड परत बनने की दर विभिन्न धातुओं में भिन्न भिन्न होती है ना। तो क्या है अधिकांश जो धातुएं हैं उनके ऊपर एक क्या है सुरक्षात्मक ऑक्साइड की परत बन जाती है ना। जिस दर पर ऑक्साइड परत बनने की दर विभिन्न धातुओं में क्या होती है भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग धातु में क्या है अलग अलग टाइम पर क्या होता है हमारा जो एक ऑक्साइड की परत है वो बनती है। आगे नई अनावृत धातु पर परत जल्दी बन जाती है और समय के साथ परत धीरे धीरे काफी मोटी हो जाती है। ठीक है, तो क्या है जो अनावृत है जिनके ऊपर कोई आवरण नहीं है उस धातु पर क्या है परत जल्दी बनती है और समय के साथ क्या है परत काफी धीरे धीरे क्या होती है मोटी हो जाती है। और ये परत किसकी होती है ऑक्साइड की परत होती है। आगे धातुओं पर ऑक्साइड की यह परत सोल्डरिंग में बाधा करती है, इसलिए सोल्डर जोड़ को बनाने से पहले इसे हटा दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो धातुओं पर ये ऑक्साइड की परत जो होती है ये सोल्डरिंग करने में क्या करती है बाधा उत्पन्न करती है, इसलिए सोल्डरिंग करने से पहले इसको हम लोग क्या करते हैं हटा देते हैं। प्लस का उद्देश्य जोड़े जाने वाली धातुओं की सतह से ऑक्साइड की पतली परत को समाप्त करना है और फिर उनके ऊपर एक सुरक्षात्मक परत बनाना है जब तक कि सोल्डर सतहों पर जोड़ बनाने के लिए प्रवाहित नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या है कि जो फ्लस्क है इसका उद्देश्य क्या होता है इसका उद्देश्य होता है कि जो हमारे जोड़े जाने वाली जो धातुएं हैं है ना उसकी सतह पर से क्या करते हैं ऑक्साइड की पतली परत को समाप्त कर देता है ये फ्लस्क है ना। और उसके बाद क्या है
उसके ऊपर एक सुरक्षात्मक परत चढ़ा देता है, ताकि क्या हो कि जो हमारा जोड़ है उसके ऊपर फिर से क्या हो, ऑक्साइड की परत ना बन पाए, है ना। ऑक्साइड की परत बनने से क्या होता है, हमारा सोल्डर खराब होने लगता है और क्या है, करंट अच्छे से प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है, तो बोला कि जब तक कि सोल्डर सतहों को जोड़ बनाने के लिए प्रवाहित नहीं हो सकता। ठीक है, तो मेन क्या चीज है, फ्लश का काम यही होता है कि मान लीजिए कोई धातु है जिसको जोड़ना है ना, उसके ऊपर क्या है, एक ऑक्साइड की परत बन गई है। अब क्या, फ्लश की मदद से हम उसको क्या करते हैं, उस परत को हटा देते हैं और जोड़ के लिए उसको तैयार करते हैं। जब जोड़ दिया जाता है तो हमारा सोल्डर जुड़ जाता है और उसके ऊपर क्या होती है, एक परत भी बन जाती है जो सुरक्षात्मक रूप से होती है। आगे हमारा फ्लश के प्रकार है। ठीक है, क्या है, फ्लश के प्रकार। विभिन्न प्रकार के सोल्डरिंग में कई प्रकार के फ्लश का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक घटकों को सोल्डर करने के लिए प्रयुक्त फ्लश प्रकार को रोसिन कहा जाता है। रोसिन पेड़ों के रस से प्राप्त रेजिन से बनता है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के सोल्डरिंग के लिए क्या होता है, अलग अलग प्रकार के हमारे क्या है, फ्लश का उपयोग करते हैं, है ना। तो जिस प्रकार का हमको सोल्डरिंग करना है उस प्रकार का हम लोग फ्लश उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक घटकों को सोल्डर करने के लिए प्रयुक्त फ्लश प्रकार को रोसिन कहा जाता है ना। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उनको सोल्डर करने के लिए जो हम फ्लश का प्रकार यूज करते हैं उसको बोलते हैं रोसिन। रोसिन क्या है, रोसिन पेड़ों से प्राप्त रस से प्राप्त रेजिन से बनता है। ठीक है, रोसिन पेड़ होता है, उसके जो रस प्राप्त होता है उसे को रेजिन बोला जाता है। उसी रेजिन से क्या होता है, हमारा ये बनता है। ठीक है, आगे है रोसिन फ्लश इलेक्ट्रॉनिक घटकों को सोल्डर करने के लिए आदर्श है, क्योंकि यह सोल्डरिंग तापमान पर सक्रिय हो जाता है लेकिन फिर से ठंडा होने पर निष्क्रिय अवस्था में वापस आ जाता है। ठीक है, रोसिन फ्लश क्या है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है सोल्डरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को जोड़ने के लिए, है ना, या उसके अनुरूप है, उसके अनुकूल है, उसके आदर्श है ना। क्यों, क्योंकि यह जो सोल्डरिंग हमारा तापमान होता है उस तापमान पर सक्रिय हो जाता है और फिर जब ये ठंडा होता है तो अपने वापस अवस्था में क्या होता है, वापस आ जाता है। एक अतिरिक्त लाभ यह है कि यह गैर प्रवाहकीय है। क्या है, ये नॉन कंडक्टिव है। ठीक है, तो क्या है कि ये नॉन कंडक्टिव है, यानी अधातु टाइप का मटेरियल होता है। यानी ये फ्लस्क जो है ना, वो क्या थोड़ा जैसे वो होता है ना ग्रीस, जैसे हमारा टूथपेस्ट होता है उस तरह का क्या होता है, एक पेस्ट होता है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि रोसिन रोसिन में उत्प्रेरक या हाइलाइड मिलाए जाते हैं, है ना। रोसिन में उपयोग किए जाने वाले उत्प्रेरक हल्के एसिड होते हैं जो सोल्डरिंग तापमान पर बहुत सक्रिय हो जाते हैं। ये अम्ल सोल्डरिंग वाली धातुओं पर ऑक्साइड की परत को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो रोसिन जो होता है इसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, कुछ उत्प्रेरक या हाइलाइड मिलाए जाते हैं, है ना। रोसिन में उपयोग किए जाने वाले जो उत्प्रेरक होते हैं ये क्या होते हैं, एसिड नेचर के होते हैं, यानी हल्का एसिड नेचर का होता है जो सोल्डरिंग तापमान पर क्या होता है, बहुत सक्रिय हो जाता है। अब इस एसिड के कारण जो हमारा मान लीजिए धातु के ऊपर क्या है, ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई है, तो इस एसिड के कारण क्या होती है, वो ऑक्साइड की परत क्या होती है, हमारी समाप्त हो जाती है। इसलिए क्या है, ये जो हमारा फ्लश है इसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है ना। आगे हमारा फ्लश के सामान्य रूप, है ना, क्या है, फ्लश के सामान्य रूप। बोला है कि विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के अनुरूप फ्लश विभिन्न रूपों में उपलब्ध है ना। जैसे विभिन्न प्रकार के हमारे अनुप्रयोग हैं उस हिसाब से हमारा क्या है, विभिन्न रूप में क्या है, फ्लश हमारा मौजूद होता है या उपलब्ध होता है। फ्लश एक तरल पेस्ट या ठोस ब्लॉक के रूप में उपलब्ध है ना। तो फ्लश क्या है, हमारा पेस्ट के रूप में होता है, तरल के रूप में होता है या ठोस ब्लॉक के रूप में भी होता है। अधिकांश अनुप्रयोगों के लिए फ्लश को प्रायः निर्माण के दौरान सोल्डर में ही डाल दिया जाता है। ठीक है, हाँ, तो जो हमारा जो फ्लश है वो प्रायः क्या है, अधिकांश अनुप्रयोग के लिए क्या, सोल्डर के अंदर ही क्या है, फ्लश को डाल दिया जाता है। ठीक है, कुछ सोल्डरिंग आयरन ऐसे आते हैं जो बीच से क्या होते हैं, खोखले होते हैं, उसके बीच में क्या होता है, फ्लश भरा होता है। जैसे रिफिल देखिए ना पेन वाला, उसके बीच में स्याही डाली होती है और चारों तरफ क्या होता है, उसका कवर होता है। ठीक है, तो जो हमारा ये है, जो अधिकांश हमारा सोल्डरिंग आयरन होता है उसके बीच में ही क्या, फ्लश को डालकर दिया जाता है, ताकि अलग से सोल्डर फ्लश लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला है हमारा रोसिन कोड सोल्डर। ठीक है, रोसिन कोड सोल्डर में क्या होता है कि सोल्डर के कोर के अंदर में हमारा क्या है, रोसिन नामक फ्लस्क डाला जाता है, इसको बोलते हैं रोसिन कोड सोल्डर। ठीक है, यानी कि कई निर्माता पहले से ही इसकी लंबाई के समानांतर एक या अधिक कोर में शामिल फ्लस्क के साथ सोल्डर तार का उत्पादन करते हैं। इसे कोड सोल्डर के रूप में जाना जाता है। यानी कि मान लीजिए जो निर्माता है कंपनी वाले, वो क्या करते हैं, सोल्डर का निर्माण करते हैं, है ना। मान लीजिए क्या है, ये सोल्डर है, ठीक है, इसके अंदर में क्या डाला जाता है, हमारा फ्लश, रोसिन नामक फ्लश क्या है, डालकर ही दिया जाता है। बहुत पतला पतला होता है, ज्यादा मोटा नहीं होता है। आगे इलेक्ट्रॉनिक हैंड सोल्डरिंग के लिए सबसे
प्रचलित प्रकार के कोड सोल्डर में रोसिन टाइप फ्लस्क होता है। इस तरह के सोल्डर को रोसिन कोड सोल्डर के रूप में भी जाना जाता है। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक हैंड सोल्डरिंग के लिए सबसे प्रचलित प्रकार का जो कोड सोल्डर है उसमें क्या है, रोसिन टाइप का क्या होता है, हमारा फ्लस्क होता है इसमें सोल्डर में। अब इस तरह के सोल्डर को हम लोग क्या बोलते हैं, रोसिन कोड सोल्डर बोला जाता है। यानी ऐसा सोल्डर जिसके अंदर में क्या है, हमारा रोसिन भरा हुआ है, उसको क्या बोला जाता है, रोसिन कोड सोल्डर बोला जाता है। अब क्या है कि जब सोल्डर को गर्म किया जाता है तो रोसिन फ्लस्क सोल्डर से पहले पिघल जाता है। ठीक है, हाँ, जब सोल्डर को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो जो हमारा रोसिन होता है वो सोल्डर के पिघलने से पहले ही पिघल जाता है। सोल्डरिंग से पहले रोसिन सतह पर प्रवाहित होता है जिससे सोल्डर किया जा सके। ठीक है, सोल्डरिंग से पहले क्या है, जो रोसिन है हमारा वो पिघलकर सतह पर प्रवाहित हो जाता है जिससे सोल्डरिंग करना क्या होता है, हमारा आसान होता है। कोर में निहित फ्लक्स की मात्रा निर्माता द्वारा सावधानी पूर्वक नियंत्रित की जाती है और अधिकांश अनुप्रयोगों के लिए यह पर्याप्त रहता है। ठीक है, तो कोर के अंदर में कितना फ्लक्स डालना है ये निर्माता कंपनी क्या है, सावधानी पूर्वक नियंत्रित करती है और अपने हिसाब से वो लोग क्या है डालते हैं ताकि वो अच्छे से क्या हो, हमारा ज्वाइन करने में मदद करे। आगे क्या है, रोसिन कोड सोल्डर विभिन्न गेजों में उपलब्ध है। नीचे दिए गए अनुसार काम के लिए उपयुक्त आकार को चुनना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्या है कि रोसिन जो कोरेड सोल्डर होते हैं, कोड सोल्डर होते हैं, ये क्या है अलग अलग गेज में उपलब्ध होते हैं। अब यहाँ पर 3 है कि छोटे जोड़ के लिए हमारा 22 नंबर का एक गेज आता है, उस प्रकार के हम लोग रोसिन कोड सोल्डर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्या है, मध्यम जोड़ के लिए 18 है और बड़े जोड़ के लिए क्या है 16 गेज का है। ठीक है, तो अलग अलग जोड़ के हिसाब से क्या है हम अलग अलग गेज का सोल्डरिंग जो हमारा रोसिन कोड सोल्डर होता है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगला है हमारा सोल्डरिंग तकनीक। सोल्डरिंग तकनीक क्या होनी चाहिए, है ना, इसमें क्या है, पहला बोल रहा है कि ज्वाइंट को सोल्डरिंग लगाना है ना। ज्वाइंट को सोल्डरिंग कैसे लगाना है, सोल्डरिंग का ज्वाइंट उसको हम लोग देख लेते हैं। सोल्डरिंग पदार्थ का चयन और तैयारी सोल्डर जोड़ बनाने से पहले सबसे अधिक समय लेने वाला चरण है ना। तो कौन सा सोल्डरिंग पदार्थ हमको चयन करना है और सोल्डरिंग की तैयारी कैसे करना है ना, ये चीज क्या है ज्यादा समय लेती है किसी भी जोड़ को जोड़ने से ज्यादा। ठीक है, जोड़ को जोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता लेकिन उसका चयन करने में ज्यादा समय लगता है। आगे है जोड़ को गर्म करने, जोड़ को गर्म करने और सोल्डर लगाने में कम से कम समय लगता है लेकिन यह सोल्डरिंग प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, तो जो हमारा जोड़ को गर्म करना और सोल्डर को लगाना क्या है सबसे कम टाइम लेने वाला प्रक्रिया है, लेकिन ये प्रक्रिया क्या है हमारी सबसे महत्वपूर्ण है। अब आगे है हमारा सोल्डरिंग के दौरान महत्वपूर्ण कारक क्या क्या है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या है सोल्डरिंग के दौरान महत्वपूर्ण कारक, बोला है कि पहला क्या है, वर्कपीस के तापमान को नियंत्रित करना। जिस हमको चीज पर काम करना है, जिस वर्कपीस पर काम करना है उसके टेम्परेचर को क्या करना है, हमको नियंत्रित करना है, टेम्परेचर को क्या करना है, नियंत्रित करना है। आगे सोल्डरिंग तापमान पर एक वर्कपीस को रखने के समय को सीमित करना, है ना। जो हमारा सोल्डरिंग तापमान है उस पर क्या है वर्कपीस को रखने के समय को हमको क्या करना है, सीमित करना है ताकि वो अधिक गर्म ना हो पाए। आगे ये कारक विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब इलेक्ट्रॉनिक घटकों जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, आईसी आदि को सोल्डर करते समय जोड़ के हीटिंग में सटीक समय समन्वय और सोल्डर जोड़ में विफलता के परिणाम स्वरूप खराब गुणवत्ता वाले जोड़ और तथा अवयव को नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, यदि मान लीजिए हम कभी कोई भी कंपोनेंट हो गया हमारा, चाहे रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, आईसी हो गया, अगर इनको सोल्डरिंग करते समय जोड़ में जो हम हीटिंग देते हैं, जो हीट देते हैं, अगर उसके टाइम का सटीक समन्वय नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो हमारा जोड़ होता है वो जोड़ क्या है कमजोर हो जाता है, ढीला हो जाता है या ब्रिटलनेस हो जाता है, और या तो हमारा कंपोनेंट भी क्या होता है खराब हो सकता है। ठीक है, तो ज्वाइंट करते समय हमको क्या करना है, टाइम का विशेष ध्यान देना है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि जो हमारा कंपोनेंट है वो ओवर हीटिंग से क्या होगा, खराब भी हो सकता है और हमारा जोड़ प्रॉपर रूप से क्या होगा, नहीं जुड़ सकता है ना। आगे सोल्डरिंग के हमारे क्या क्या चरण है इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में, है ना। सोल्डरिंग प्रक्रिया को नीचे दिए गए अनुसार कई विभिन्न चरणों में विभाजित किया जाता है ना। पहला चरण क्या है हमारा, पदार्थ का चयन और तैयारी, है ना। तो सोल्डरिंग करने के हमारा जो पहला चरण होता है वो पदार्थ का चयन और तैयारी है। ठीक है, कि किस पदार्थ का हमारा क्या लेना है, हमारा जो है हमारा सोल्डर होगा वो कैसा होना चाहिए और किस में हम उसको जोड़ रहे हैं। आगे दूसरा है हमारा जोड़ को गर्म करना और सोल्डर जोड़ना। ठीक है, जोड़ को गर्म करना और सोल्डर को जोड़ना ये महत्वपूर्ण क्रिया है, यानी दूसरी नंबर की है। आगे तीसरा है हमारा जोड़ को ठंडा करना। ठीक है, तो जोड़ को ठंडा करना भी जो है एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है जोड़ को यानी किसी भी चीज को ज्वाइन करने में। फिर क्या है हमारा, ज्वाइंट की सफाई करना यानी जोड़ की सफाई करना। फिर क्या है, जोड़ का निरीक्षण करना।
पहले क्या करेंगे हम लोग, पदार्थ का चयन करेंगे कि किस मटेरियल से हमको जोड़ना है, फिर क्या है, जोड़ को गर्म करना और जोड़ना, उसके बाद फिर जोड़ को ठंडा करना, है ना, फिर क्या है, जोड़ को सफाई करना, उसके बाद क्या है हमारा, जोड़ का निरीक्षण करना कि जोड़ अच्छे से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है ना। तो इस सिलसिले में हम लोग पहला हम लोग देखेंगे कि हमारा क्या है, सामग्री का चयन और तैयारी, है ना। इसमें क्या है, सामग्री का चयन और तैयारी, ये पहला है। अब इसके अंदर में आता है हमारा सोल्डरिंग आयरन वाट क्षमता का चयन, है ना। तो हमको क्या करना है, सोल्डरिंग आयरन की वाट क्षमता का चयन अच्छे से करना है, ताकि हम जब भी कंपोनेंट को जोड़े तो कंपोनेंट हमारा अधिक तापमान के कारण ओवर हीटिंग ना होने पाए। आगे सोल्डरिंग आयरन 10 वाट से लेकर 100 वाट तक के विभिन्न वाट क्षमता रेटिंग में उपलब्ध होता है, ठीक है। 10 वाट से लेकर के 150 वाट या 100 वाट तक क्या है, अलग अलग क्षमता के हमारे क्या आते हैं, सोल्डरिंग आयरन आते हैं। आगे बोल रहा है कि सोल्डरिंग आयरन की वाट क्षमता उस ऊष्मा की मात्रा को निर्दिष्ट करती है जो वह उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सोल्डरिंग आयरन है उसकी वाट क्षमता क्या है, उसके द्वारा उत्सर्जित करने वाले टेम्परेचर पर निर्भर करता है। आगे है, एक नियम के रूप में वर्कपीस का भौतिक आयाम जितना अधिक होगा, सोल्डरिंग आयरन की वाट क्षमता उतनी ही अधिक होनी चाहिए, ठीक है। तो एक नियम क्या है कि अगर जो भी जिस वर्कपीस पे हमको काम करना है, अगर वो ज्यादा बड़ा होगा फिजिकल रूप से, तो क्या होना चाहिए कि हमारा सोल्डरिंग आयरन का जो वाट क्षमता है वो भी क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। सुझाए गए कुछ वाट क्षमता विकल्प नीचे दिए गए हैं, है ना। हाँ, कुछ यहाँ पे वाट क्षमता को क्या किया गया है, उसको सुझाव दिया गया है, उसको देख लेते हैं। पहला क्या है इसमें, कम तापमान संवेदनशील घटकों जैसे लग बोर्डों लैग बोर्डों पर प्रतिरोधकों को सोल्डरिंग करने के लिए 25 वाट से 60 वाट आयरन का उपयोग करें, है ना। तो जो हमारे कम तापमान संवेदनशील वाले घटक हैं, जैसे लग बोर्ड हो गया, लैग बोर्ड हो गया, है ना, इन पर अगर हमको क्या करना है, प्रतिरोधक को सोल्डर करना है, तो उसके लिए 25 वाट से लेकर हमारा 60 वाट तक के आयरन का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। मुद्रित परिपथ बोर्डों पर सोल्डरिंग करने के लिए 25 वाट के आयरन का उपयोग करें, है ना। मान लीजिए कोई हमारा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है यानी पीसीबी है, उस पर अगर हमको सोल्डर करना है तो 25 वाट का हमको इस्तेमाल करना, उससे अधिक का नहीं करना, नहीं तो हमारा पीसीबी क्या होगा, खराब हो जाएगा। आगे दूसरा है हमारा, अत्यधिक तापमान संवेदनशील घटकों जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर और एकीकृत परिपथों को सोल्डरिंग करने के लिए 10 से लेकर 25 वाट के आयरन का उपयोग करें, ठीक है। तो क्या है, मान लीजिए जो हमारे अधिक संवेदनशील कंपोनेंट है, जैसे हमारा क्या हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया हमारा, और भी डायोड वगैरह हो गया, ये सब क्या है, संवेदनशील कंपोनेंट है, या आईसी वगैरह हो गया। तो इनको जोड़ने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 वाट से लेकर 25 वाट तक के आयरन का हमको क्या करना है, उपयोग करना है, ताकि अधिक वाट के होने से कारण क्या होगा, अधिक हीटिंग जनरेट होगा, और अधिक हीटिंग से क्या होगा, हमारा कंपोनेंट खराब हो सकता है। अगला है, हमने सोल्डरिंग आयरन का चयन कर लिया उसके वाट क्षमता के आधार पर। अभी क्या है, सोल्डरिंग आयरन का टिप का चयन करना है उसके टिप के आकार के आधार पर। यह सुनिश्चित करने के लिए जोड़ को आवश्यक तापमान पर आदर्श रूप से गर्म किया जाता है ना। तो इसके लिए क्या करना है, हमारा जो टिप का फेस है उसको हमको अच्छे से चयन करना होगा। तो इसमें क्या है, पहला हमारा टिप फेस का क्षेत्रफल लगभग शोल्डर ज्वाइंट के क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए, ठीक है। जिस जगह पर ज्वाइंट करना है हमको, उस ज्वाइंट के क्षेत्रफल के बराबर क्या हो जाना चाहिए, हमारा जो भी आयरन है, शोल्डर आयरन है, उसके टिप का क्षेत्रफल भी क्या होना चाहिए, जोड़ वाले एरिया के क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए, है ना। ये सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी शोल्डर आयरन के टिप को चयन करने का, क्या है, महत्वपूर्ण एक जानकारी है, ताकि क्या हो कि जोड़ का एरिया जिस जहां पर जोड़ना है उसका एरिया और जो हमारा टिप है एरिया उसका लगभग बराबर होना चाहिए। आगे हमारा जोड़ तक आसान पहुंच की अनुमति देने के लिए टिप की पर्याप्त लंबाई होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि जोड़ तक पहुंचने के लिए हमारा क्या है, टिप की पर्याप्त लंबाई भी होना चाहिए, ताकि हम जोड़ तक आसानी से पहुंच सके। आगे हमारा टिप बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे वर्किंग फेस पर तापमान बहुत कम हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो जो हमारा टिप है उसकी लंबाई अधिक नहीं होनी चाहिए, है ना, नहीं तो क्या होगा, वर्किंग फेस पर तापमान पहुंचने पर क्या होगा, बहुत तापमान क्या हो सकता है, हमारा कम हो सकता है। यानी लंबा ज्यादा होगा तो क्या होगा, तापमान कम हो जाएगा उसका, है ना। यानी जितना टेम्परेचर पे पिघलना चाहिए वो पिघला नहीं पाएगा, है ना। तो ये क्या है, मेन का हमारे क्या है, उसके मेन हमारे बातें होनी चाहिए मैटर, कि किस आधार पर हमको क्या करना है, उसका चयन करना है। आगे हमारा टिप तापमान का चयन, है ना। तो इसमें क्या नंबरिंग के हिसाब से अलग अलग टिप है ना। टिप का नंबरिंग है, उसके टेम्परेचर के हिसाब से क्या उसका नंबरिंग दिया गया है। टिप का नंबर क्या है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इस तरह के क्या है टिप के नंबर है। 5 वाले का जो तापमान है वो 260 डिग्री सेल्सियस है, 6 वाले का है 316, 7 वाले का है 371, और 8 वाले का क्या है 427 डिग्री
सेल्सियस, इधर डिग्री सेल्सियस में, उधर डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या है उसका टेम्परेचर दिया गया है, टिप के तापमान का। आगे हमारा टिप के आकार का चयन, ठीक है। अब किस कार्य के लिए किस प्रकार के टिप के आकार का चयन करना वो भी महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर सोल्डरिंग कार्य का प्रकार दिया गया है, यहाँ पर क्या है सोल्डरिंग टिप को चुनने के लिए आकार दिया गया है। बोला कि प्रतिरोधों, तार के प्रतिरोध और अन्य निष्क्रिय घटकों को लैग बोर्डों पर लगाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा चेजल टिप होता है उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमको आईसी को छोड़कर सभी लघु इलेक्ट्रॉनिक घटक को लग बोर्ड और पीसीबी बोर्ड पर लगाना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बेबल टिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे अगर हमको पीसीबी पर काम करना है, यानी पीसीबी पर हमको क्या करना है, आईसी लगाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कोनिकल टिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या है, अलग अलग कार्य के हिसाब से हमारा क्या है, अलग अलग जो हमारा सोल्डरिंग आयरन के जो टिप हैं उनके आकार के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगला है हमारा सोल्डर और फ्लश का चयन, है ना। जब हमने क्या किया, सोल्डरिंग आयरन का चयन कर लिया, अब हम क्या करेंगे, सोल्डर का चयन करेंगे और फ्लश का चयन करेंगे। कई सोल्डर कई आकार के होते हैं, जिनका चयन सोल्डर ज्वाइंट के आकार पर निर्भर करता है। जो हमारे कोड सोल्डर होते हैं वो कई आकार में होते हैं, जिस प्रकार का हमको ज्वाइन करना होता है उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसका चयन करते हैं, इसका सोल्डर का। आगे सोल्डर का उपयोग करने से पहले सोल्डर के टिन और लेड का प्रतिशत भी जांच करने की आवश्यकता है या उसको जांचना चाहिए, ठीक है। तो उसमें किस रेशियो में हमारा टिन और लेड है उसको भी जांच लेना आवश्यक है सोल्डर करने से पहले। सोल्डर के विभिन्न टिन और लेड संयोजन को पिघलाने और तरल अवस्था तक पहुंचाने के लिए अलग अलग तापमान की आवश्यकता होती है ना। अगर सोल्डर क्या है अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है, तो उनका क्या है जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है, उसका भी हमको क्या करना चाहिए, चयन करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग अनुप्रयोगों के लिए 60-40 रेशियो में टिन लेड सोल्डर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में हम लोग क्या इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग में सबसे अधिक क्या करते हैं, 60-40 रेशियो वाला जो सोल्डर होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। 60-40 का मतलब 60 हमारा टिन होगा, 40 हमारा लेड होता है। अब इस अनुपात के सोल्डर में क्या है 200 डिग्री सेल्सियस का गलनांक होता है, जो सामान्य प्रयोजन के लिए सोल्डरिंग आयरन के लिए आवश्यक तापमान होता है, ठीक है। तो ये जो सोल्डर होता है हमारा 200 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पिघल जाता है। जो हमारे 10 वाट से 25 वाट तक होते हैं वो सब क्या है इस तापमान पर हमारा कार्य कर सकते हैं, जो सामान्य प्रयोजन के लिए हमारा इस्तेमाल किया जाता है ना। तो ये मेल्टिंग टेम्परेचर कितना है इसका, 200 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे है एक मजबूत सोल्डर जोड़ बनाने के लिए, है ना, एक मजबूत सोल्डर जोड़ बनाने के लिए सोल्डरिंग करते समय पहले फ्लश पिघलाना चाहिए और फिर सोल्डर करें, ठीक है। अगर आपको मजबूत अगर सोल्डर बनाना है, सोल्डर जोड़ बनाना है, तो क्या करना है, पहले फ्लश को पिघलाना है, उसके बाद क्या करना है, हमको सोल्डरिंग करना है। इसलिए रोसिन कोड सोल्डर का उपयोग करते समय साइड कटर का उपयोग करके सोल्डर को पहले 5 से 10 mm काट लें, ताकि रोसिन कोड को अवरोध करने वाले सोल्डर के पहले ही पिघले हुए हिस्से को हटाया जा सके, ठीक है। तो जो हमारा रोसिन कोड सोल्डर होता है उसमें क्या है, रोसिन या कोड सोल्डर होता है, सोल्डर के अंदर में क्या होता है, उसके कोर में क्या होता है, हमारा रोसिन भरा होता है, ठीक है। तो क्या करना है कि पहले उसकी किनारे को एकदम काट के साफ कर लेना है, ताकि जब भी जैसे ही हीटिंग मिले वो हमारा क्या हो, तुरंत पिघल कर हमारा रोसिन क्या हो, फैल जाए। नहीं तो क्या होगा, उसका मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, तो रोसिन हमारा अच्छे से निकल नहीं पाएगा। आगे अनुप्रयोगों में सुविधा के लिए सोल्डर में कोड फ्लश के अतिरिक्त प्रयुक्त फ्लश पेस्ट का उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, अनुप्रयोगी की सुविधा के लिए सोल्डर में क्या है कि कोड फ्लश के अतिरिक्त जो है प्रयुक्त फ्लश पेस्ट का भी के रूप में भी क्या होना चाहिए, हमारा उपयोग होना चाहिए। आगे फ्लश एक रासायनिक पदार्थ है जिसमें अम्लीय गुण होते हैं, इसलिए यह विचारपूर्ण है कि फ्लश को हाथ से न छुएं, है ना। वर्कपीस पर फ्लश लगाने के लिए स्टिक या पतले कड़े ब्रश का उपयोग करें। सोल्डरिंग का कार्य करने के बाद हाथ धोना चाहिए, ठीक है। जो हमारा फ्लश है उसमें क्या होते हैं, अम्लीय गुण होना चाहिए, उसको अपने हाथ से नहीं छूना चाहिए, नहीं तो हाथ में क्या है, खराब हो सकता है ना। उसको हाथ से नहीं स्पर्श करना है ना। वर्कपीस पर फ्लश को लगाने के लिए क्या है, किसी ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। सोल्डरिंग का कार्य करने के बाद क्या करना है, हमको क्या करना चाहिए, सोल्डर को हाथ को धो लेना चाहिए, है ना। अगला है हमारा सोल्डरिंग स्टैंड। क्या है हमारा सोल्डरिंग स्टैंड। सोल्डरिंग स्टैंड क्या होता है, सोल्डरिंग स्टैंड आवश्यक सोल्डरिंग तापमान के आसपास सोल्डरिंग आयरन टिप, हाँ, तापमान को बनाए रखने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो जो हमारा सोल्डरिंग आयरन होता है वह आवश्यक सोल्डरिंग तापमान के आसपास सोल्डरिंग आयरन टिप के तापमान को बनाए रखने में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है।
तो क्या है कि मान लीजिए जो हमारा सोल्डरिंग आयरन है उसका जो टिप है उसके आसपास का जो तापमान है उसको बनाए रखने के लिए सोल्डरिंग स्टैंड का आवश्यक या महत्वपूर्ण आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि सोल्डरिंग आयरन हमारा गर्म है तो उसको हम लोग क्या करते हैं जब स्टैंड में रखते हैं तो उसके क्या है वो आसानी से रखा जाता है उसमें, और उसके जो टिप होता है उसके चारों ओर तापमान क्या होता है अच्छे से बना रहता है। आगे सोल्डरिंग स्टैंड बाह्य तापमान बीट को ठंडा करने की अनुमति नहीं देता है, साथ ही उत्पन्न समस्त ऊष्मा स्टैंड को धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी कि मान लीजिए जो भी उसमें उष्मा उत्पन्न हुई है वो उष्मा क्या है स्टैंड को धारण नहीं करनी चाहिए, यानी स्टैंड इतना अच्छा होना चाहिए। आगे उपरोक्त आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए सोल्डरिंग स्टैंड को विशेष रूप से चित्र में दिखाया गया है। ऐसा डिजाइन सोल्डरिंग आयरन के उपयोगकर्ता को आकस्मिक जलने की चोटों को भी क्या करता है रोकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हमारा सोल्डरिंग स्टैंड दिखाया गया है। ठीक है, क्या हमारा सोल्डरिंग स्टैंड दिखाया गया है, इसमें क्या एक बेस होता है, उसका बेस के ऊपर क्या होता है हमारा स्प्रिंग जैसी संरचना लगी होती है। इसमें क्या करते हैं हम लोग सोल्डरिंग को घुसा देते हैं, है ना। सोल्डरिंग जैसे मान लीजिए कोई चीज सोल्डर कर रहे हैं, उसके बाद सोल्डर करने के बाद उसमें हम लोग उसको रख देते हैं। ठीक है, इससे क्या है कि मान लीजिए हम उसको इधर उधर कहीं वर्क बेंच पर रखते हैं तो क्या होता है हमारा वो इधर उधर छूने का भी डर रहता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है सोल्डरिंग स्टैंड का चित्र है। आगे हमारा सोल्डरिंग स्टैंड एक अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकता इसकी यांत्रिक स्थिरता है ना। हाँ, सोल्डरिंग स्टैंड की एक अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है कि इसकी यांत्रिक स्थिरता, यानी इसको हम आसानी से रख सकते हैं, ये हिलता डुलता नहीं है ना, नहीं तो पता चला हाथ लगा गिर गया, है ना। तो क्या है इसकी स्थिरता अच्छी होती है, इसलिए ये भी महत्वपूर्ण होता है। जब एक आयरन को बार बार बाहर निकालना जाता है या स्टैंड में रखा जाता है तो स्टैंड गिरना नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ, ये ऐसा होना चाहिए कि मान लीजिए हमने स्टैंड से क्या हुआ आयरन को बाहर निकाला, फिर आयरन को उसमें स्टैंड में डाला, ऐसे बीच में क्या है उसको गिरना नहीं चाहिए, पता लगा निकालते समय गिर गया फिर डालते समय गिर गया तो क्या होगा हम लोग जलने का चांस भी रहता है। आगे एक अस्थिर स्टैंड से महत्वपूर्ण टाका लगाते समय जलने की चोट का कारण बन सकता है। ठीक है, मान लीजिए एक अस्थिर स्टैंड है हमारा, यानी कि वो स्थिर नहीं है, जैसे हमने उसको निकाला वो क्या हुआ गिर गया, या उसको डाल रहे हैं तो क्या हुआ स्टैंड हमारा गिर गया, तो वैसी स्थिति में क्या होता है हमारा हाथ जलने का चांस रहता है। अगला है हमारा सोल्डरिंग आयरन का निरीक्षण। ठीक है, सोल्डरिंग आयरन का निरीक्षण कैसे है? अधिकांश सोल्डरिंग एसी मेन वोल्टेज द्वारा संचालित होते हैं, यह वोल्टेज का उच्चतम स्तर होता है और अगर कोई लापरवाही करता है तो झटका दे सकता है ना। तो क्या है कि सोल्डरिंग आयरन क्या है, जो अधिकांश सोल्डरिंग आयरन होते हैं वो एसी मेन सप्लाई में हमारे काम करते हैं। यह वोल्टेज का उच्चतर स्तर होता है ना, अगर कोई लापरवाही करेगा तो क्या है उसको झटका भी लग सकता है। सोल्डरिंग आयरन आमतौर पर लंबी मेन केबल होती है ना। सोल्डरिंग आयरन में क्या होती है एक लंबी मेन केबल होती है, हम लोग चित्र में देखे थे। आयरन का उपयोग करते समय मुख्य केबल मुड़ जाती है और उसे शारीरिक तनाव भी क्या करना पड़ता है झेलना पड़ता है। ठीक है, जब हम आयरन का उपयोग कर रहे हैं तो क्या है वो आयरन का जो हमारा वायर होता है वो क्या होता है कई बार कई जगह पे मुड़ भी जाता है ना, और उसको क्या है केबल को शारीरिक तनाव भी क्या करना पड़ता है झेलना पड़ता है। इस स्ट्रेन के कारण केबल का इंसुलेशन कट सकता है ना, यानी उसमें अगर ज्यादा स्ट्रेन है कहीं मुड़ा है या कहीं खिंचाव ज्यादा है तो क्या है उसका इंसुलेशन क्या है वो कट सकता है, जिससे हमारे जो लाइव तार होते हैं वो क्या है बाहर निकल सकते हैं। लाइव तार उपयोगकर्ता को स्पर्श करने पर गंभीर बिजली के झटके क्या कर दे सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए सोल्डरिंग आयरन बार बार आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, और उसका क्या है कि हमारा उसका जो वायर है वो कहीं पर खींच रहा है कहीं पर सिकुड़ रहा है, उसमें टेंशन ज्यादा है तो क्या हुआ कट गया इंसुलेशन उसका, फिर उसमें से क्या हुआ वायर बाहर निकल गया तो क्या होगा अगर उसको हमने टच कर लिया तो क्या हो हमको झटका दे सकता है ना। इस प्रकार हाँ, इस प्रकार इसके माध्यम से उपयोग करने से पहले सोल्डरिंग आयरन का गहन निरीक्षण करना आवश्यक होता है। ठीक है, मान लीजिए हाँ, तो ये सब बातों का क्या करना है हमको ध्यान देना है कि सोल्डरिंग आयरन का क्या करना है हमको प्रॉपर निरीक्षण कर लेना है, उसका वायर कहीं बाहर तो नहीं निकला है, उसका वायर कहीं काटा तो नहीं है, जो हमारा मेन उसका केबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना हो गया है सोल्डरिंग आयरन में, आज के लिए इतना बहुत पर्याप्त है ना। क्लास क्या होगा लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग आराम से पढ़िएगा, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।